Hello dear students, welcome back to our channel that is Omnify Educations and मैं श्रद्धा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ आपके पास केमिस्ट्री क्लास 10th का चैप्टर 2 दैट इज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर ये अकेला चैप्टर है जो 6 मार्क्स 25 में से 6 मार्क्स ये चैप्टर लेकर जाता है, तो 6 और 7 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। तो ऐसे कौन से टॉपिक्स है जिनको अगर हम कवर अप कर लें और वहां से हम 6 और 7 मार्क्स इस चैप्टर में से कंप्लीटली ला जाए। तो आइए आप हमारे साथ देखिए वो कौन से चैप्टर है। बस बेटा आपको सुनना है, ध्यान से उन बातों को सुनिए और फिर देखिए कि वो कौन से टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आते हैं और आप एग्जाम में उनसे अच्छे मार्क्स लाकर आप मार्क्स अचीव कर सकते हैं। टॉपिक्स को सुन के और समझना भी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपनी पहली स्लाइड पर जो कि स्टार्ट होती है डेफिनेशन ऑफ एसिड्स। तो एसिड की बेसिक डेफिनेशंस को हम जानते हैं क्या कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देते हैं। बट जो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस कि हमें जो डेफिनेशन एसिड और बेस की देनी है वो इन टर्म्स ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस के टर्म्स में हमें डेफिनेशंस देनी है। तो एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनको जब वाटर में ड्रॉप कराया जाए या डिसॉल्व कराया जाए तो वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग एनायन और H पॉजिटिव आयन में टूटते हैं। यानी एसिड्स क्या है? एसिड ऐसे केमिकल, जैसे मैं HCl की बात करूं तो HCl को जब ब्रेक किया जाता है तो वो H पॉजिटिव आयन और अपने कॉरस्पॉन्डिंग एनायन दैट इज Cl नेगेटिव उस पर ब्रेक होता है। यानी HCl क्या है? एक एसिड है। मैं H2SO4 की बात करूं तो H2SO4 को अगर आप ब्रेक करते हो तो H2H पॉजिटिव पॉजिटिव आयन में टूटता है और प्लस SO4 डाई नेगेटिव एनायन कॉरस्पॉन्डिंग एनायन में टूटता है। तो यानी ये भी एक एसिड है। दूसरी बात आती है कि pH जो होता है एसिड का वो लेस देन 7 होते हैं। यानी 7 से नीचे आने मतलब 7 से जितना कम होता चला जाएगा वो केमिकल कंपाउंड उतना ज्यादा एसिडिक होता चला जाएगा। अगर हम किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं या एसिड को वाटर में ड्रॉप डाउन करते हैं तो उसमें क्या होता है? ये अपने हाइड्रोनियम आयन में ब्रेक होता है और कॉरस्पॉन्डिंग एनायन में टूटता है। यानी जैसे मैंने HCl को अगर वाटर में डिसॉल्व किया तो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद क्या हुआ? ये अपने हाइड्रोनियम आयन में टूटा है H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव जो कि इसका एनायन है उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एनायन में ये ब्रेक हुआ। यानी जो एसिड्स है वो हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करते हैं, H3O पॉजिटिव को प्रोड्यूस करते हैं, इन्हें कहा जाता है एसिड्स। अब आता है कि टाइप्स ऑफ एसिड्स। एसिड कितने टाइप के होते हैं? एसिड होते हैं दो टाइप के बेटा। एक होता है नेचुरल एसिड या जिन्हें आप ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हो, यानी जो डायरेक्टली हमें नेचर से मिलते हैं उन्हें नेचुरल एसिड कहा जाता है। और दूसरा होता है आपका मिनरल एसिड, यानी जो मिनरल से या मैन मेड या सिंथेटिक जो भी एसिड्स होते हैं जिन्हें लैब में बनाया जाता है ऐसे एसिड्स को कहते हो आप मिनरल एसिड। अब जो आपका ऑर्गेनिक या नेचुरल एसिड है यहां से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे कौन से नेचुरल सोर्सेज हैं और उनसे कौन सा एसिड हमें मिलता है। जैसे मैं विनेगर की बात करूं तो इससे हमें एसिटिक एसिड मिलता है। मैं गुआवा की बात करूं तो इससे हमें एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है। लेमन की बात करूं तो सिट्रिक एसिड मिलता है। कर्ड की बात करूं तो लैक्टिक एसिड मिलता है। आंट या बी स्टिंग होता है तो हमें मिथेनोइक एसिड उससे निकलता है। और टोमेटो हो तो ऑक्सैलिक एसिड उससे मिलता है। टर्मरिन है, इमली है, उससे हमें टार्टरिक एसिड मिलता है। तो ये कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, उनके सोर्सेज जिनसे हमें कुछ एसिड्स हमें मिलते हैं। तो ये हुए आपके नेचुरल एसिड या ऑर्गेनिक एसिड। अब मैं नेक्स्ट अगर बात करूं तो मिनरल एसिड कौन से हो गए? जिन्हें हम लैब में बना रहे हैं, मैन मेड है, सिंथेटिक है या मिनरल से हमें मिल रहे हैं, ऐसे एसिड्स को आप कहते हो मिनरल एसिड। जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बनिक एसिड एक्सेट्रा सो ऑन, बहुत सारे हैं जिन्हें आप लैब में प्रिपेयर करके बना सकते हो। तो ऐसे एसिड्स को कहा जाता है मिनरल एसिड। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आती है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जब हम एसिड को वाटर में ड्रॉप डाउन करते हैं तो जो ज्यादा से ज्यादा H पॉजिटिव आयंस देते हैं उनको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। और नेक्स्ट टॉपिक आता है कि कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूटेड एसिड में क्या डिफरेंस है। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब है प्योर एसिड, यानी उसके जो वाटर की अमाउंट है वो बहुत ही कम होगी। और जो आपका डाइल्यूटेड एसिड है, डाइल्यूट का मतलब होता है पतला करना। तो पतला करना मतलब हम उसमें और पानी डाल रहे हैं, तो जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है उसे कहा जाता है डाइल्यूटेड एसिड।
तो ये है आपका कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड एसिड में डिफरेंस। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है वो यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड व्हाई इज रिकमेंडेड दैट द एसिड should be added to water and not water to be acid। यानी एसिड को पानी में मिलाओ ना कि पानी को एसिड में। ऐसा क्यों? अगर मैं देखूं तो हम ऐसा क्यों करते हैं कि पानी में हमेशा एसिड को मिलाते हैं। देखो होता क्या है, अगर एसिड, मैं किसी एसिड को ले लूं, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पर कि किसी एसिड को अगर मैं यहाँ पर ले लूं तो उसमें क्या होता है कि एसिड में अगर पानी डालेंगे तो HCl, मैंने एक एसिड लिया तो HCl में पानी डालने पर क्या होगा, ये अपने बॉन्ड में टूटेगा, यानी H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन अलग अलग होंगे। तो इसमें जब बॉन्ड बनेंगे बहुत सारे बॉन्ड में टूटेंगे, तो बहुत सारे बॉन्ड जब बनेंगे तो एनर्जी भी बहुत ज्यादा रिलीज होगी। तो जब बहुत एनर्जी रिलीज होगी तो एक एक्सप्लोजन होगा, यानी ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। तो ये एक्सप्लोजन जो हो जाता है इसकी वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते। कई बार आपने देखा होगा ऐसा करने से क्या हो सकता है कि आपका जो एसिड है, एसिड के जो प्लेसेस हैं वो आपके हेड या माउथ में भी उछल कर आ सकते हैं। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है बेटा, हमेशा वाटर में एसिड को डाला जाता है, ड्रॉप डाउन किया जाता है। अब आता है कि जो नेक्स्ट स्लाइड हमारी आती है कि बेस क्या होते हैं। बेस क्या होते हैं? बेस आप जानते हो कि जो स्वाद में कड़वे होते हैं, सोपी टच, रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देते हैं। लेकिन इन कॉन्सेप्ट ऑफ OH नेगेटिव आयन, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि ये एक ऐसे केमिकल कंपाउंड है जो वाटर में डिसॉल्व होते ही ज्यादा से ज्यादा OH नेगेटिव आयन इन कॉरेस्पॉन्डिंग कैटायन में टूटते हैं। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर देखा जाए तो अगर मैं इसको पानी में डालूंगी तो ये किस में डिसॉल्व हो जाएगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। यहाँ पर Na पॉजिटिव क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग कैटायन है, और OH नेगेटिव आयन इसमें ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स जो होते हैं उनको आप बेसिस कहते हो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सो ऑन। तो इनको कहा जाता है बेसिस। आपका जो टाइप्स ऑफ बेसिस है, बेसिस 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है वाटर सॉल्युबल और एक होता है वाटर इनसॉल्युबल। इनके अगर पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन यानी pH की बात करूं तो मोर देन 7 जो भी होते हैं वो सारे बेसिस होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है आपका pH स्केल। क्या होता है pH स्केल? यानी pH, P का मतलब होता है पोटेंस ऑफ, H का मतलब होता है हाइड्रोजन, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के पोटेंशियल को नापने के लिए आप pH स्केल का यूज करती है। देखिए एसिड एंड बेस होते तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बट अगर मुझे एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को नापना है, यानी हाइड्रोजन की स्ट्रेंथ उसमें कितनी है, तो मुझे pH स्केल का यूज करना पड़ेगा। तो pH स्केल को हमेशा हाइड्रोजन की स्ट्रेंथ इन द एसिड और इन द बेस में मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। pH स्केल ऐसा स्केल है, यानी इस पर नंबरिंग होती है, नंबरिंग 0 to 14 होती है, मतलब 0 to 40। तो कैसे आप इसमें मेजर करते हो एसिडिक, यानी 7 से जितनी रेंज कम होती चली जाएगी वो केमिकल कंपाउंड उतना एसिडिक हो जाएगा, और 7 से जितनी रेंज उसकी बढ़ती चली जाएगी अप टू द 14 तो वो केमिकल कंपाउंड उतना ज्यादा बेसिक या अल्कलाइन हो जाएगा। और 7 इज रेफर टू द न्यूट्रल सॉल्यूशन, यानी जिसमें H पॉजिटिव आयन ज्यादा है वो उतना ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, जिसमें OH नेगेटिव आयन ज्यादा है वो उतना ज्यादा बेसिक हो जाएगा। जैसे मैं लेमन जूस की बात करूं तो वो उतना ज्यादा एसिडिक हो जाता है। तो ये है pH स्केल। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है। pH इज इम्पॉर्टेंट इन एवरीडे लाइफ। क्या pH हमारी एवरीडे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? हाँ बिल्कुल है। कैसे है? तो पहले आइए देखते हैं कि क्या है स्टॉपिंग टूथ डिके। देखिए होता क्या है, अगर हमारे माउथ के अंदर हमारा जो pH है यानी पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन वो अगर मेंटेन नहीं रहेगा तो हमारा जो दांत है वो सड़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद क्या होता है, जो लेफ्ट ओवर फूड है वो हमारी दांतों में रह जाता है। तो वो जो दांतों में रह जाता है उसकी वजह से क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो हमारे दांतों में पनपने लगते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया जब हमारे दांतों में पनपने लगते हैं तो हमारा टूथ डिकेइंग स्टार्ट हो जाता है। और अगर ये टूथ डिकेइंग, अगर हम अपने दांतों का अगर pH की बात करें तो ये अगर 5.5 से कम हो जाता है तो हमारी जो सलाइवा है जो कि एसिडिक होती है, तो हमारे जो दांतों का सबसे
आउटर जो पार्ट है, जो कि सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, जिसे हम टूथ इनेमल कहते हैं, तो वहां पे डिके होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एसिडिक एसिडिक अब न्यूट्रल तो रहा नहीं, उसे बैलेंस तो नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो टूथ है वो डिके होना स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पीएच हमारे इस टूथ डिकेइंग को मेंटेन रखता है। इसीलिए कहा जाता है हमेशा ट्वाइस अ डे, मतलब आपको ब्रश करना चाहिए हमेशा, ताकि आपके दांतों का जो पीएच है वो मेंटेन रहे और आपके दांतों पर जो बैक्टीरिया है, जर्म्स है, वो ना लगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पीएच का हमारी एवरीडे लाइफ में है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ, कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पीएच लेवल को बताता है, ठीक है। जैसे आप देखोगे कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो उसमें गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस जो कि आपका वहां से रेगुलेट करता है HCl, HCl जो कि ऑलरेडी एसिडिक है। तो जब हम कभी भी ज्यादा खाना खा लेते हैं, तो ज्यादा खाना यानी अपनी क्वांटिटी, जितना हमें जरूरत भी नहीं है उससे ज्यादा खाना खा रहे हैं, तो ऑलरेडी आपके पेट में जो एसिड है उस पर जब वो खाना जाता है वो और एसिडिक हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपके स्टोमक की जो एसिडिक क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। तो उस एसिडिक क्वांटिटी बढ़ने पर क्या होता है, कई बार क्या करते हो आप, इनो ले लेते हो, क्योंकि इनो क्या होता है, बेस होता है जो कि उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, बैलेंस कर देता है। तो ये है हमारा पीएच का डाइजेस्टिव सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट जो कि इंपॉर्टेंस इन सॉइल, वेरी इंपॉर्टेंट, कि सॉइल में क्या इंपॉर्टेंस है पीएच। देखो, अगर हमें मिट्टी की या फार्मर्स को मिट्टी की पीएच का पता चल जाए, तो वो उस हिसाब से क्या करते हैं, अपनी बेस्ट फिटेड क्रॉप को वहां पर लगा सकते हैं। तो अगर मिट्टी का पीएच उन्हें पता होगा, तो वहां पर जो भी क्रॉप उसके लिए सुटेबल होगी, तो वो उसको लगाकर एक अच्छा, एक जो आप देखोगे एग्रीकल्चर वहां पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस होता है सॉइल का, सॉइल में पीएच का। पीएच इन सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स, मतलब जैसे कभी आपको आंट ने या बी ने काट लिया, तो होता क्या है कि वो एक एसिड प्रोड्यूस करती है और वो एसिड आपके बॉडी पर छोड़ देती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो स्किन है या कोई भी बॉडी का पार्ट है वो कहीं ना कहीं डेंजर में है, या उसमें कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम नजर आती हुई दिखती है। तो आप वहां पर क्या करते हो, बेकिंग सोडा अप्लाई कर देते हो। बेकिंग सोडा एक बेस है, तो एसिड और बेस उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो उससे आपकी क्या है, जो आपकी बॉडी का पीएच है वो मेंटेन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो पीएच है वो एवरीडे लाइफ में आपके काम आता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है इंडिकेटर्स। जी हाँ, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, किसे कहा जाता है इंडिकेटर। इंडिकेटर्स क्या होते हैं बेटा, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपना कलर चेंज कर कर या फिर ऑर्डर, खुशबू को चेंज कर कर क्या करते हैं, एसिडिक या बेसिक क्वालिटी के बारे में बताते हैं कि हाँ ये कितना एसिडिक होगा, ये बेसिक होगा, क्या होगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस को आप इंडिकेटर्स कहते हो। तो ये जो इंडिकेटर्स होते हैं, ये कॉमनली आप चार टाइप के इंडिकेटर्स देखोगे। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, तीसरा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, फोर्थ इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, जो मतलब आपका नेचर बेस्ड जो सोर्सेज है, वो जो इंडिकेटर्स होते हैं उनको आप कहते हो नेचुरल इंडिकेटर। जैसे लिटमस पेपर, लिटमस पेपर क्या होता है, लाइकिन का बना होता है, तो नेचुरल बेस्ड है। टर्मरिक है, हल्दी आप सबके घरों में मिलती है, तो ये सब नेचुरल इंडिकेटर का काम करती है। जैसे लिटमस के लिए तो आप जानते हो कि अगर लिटमस पेपर ब्लू है, ब्लू को रेड, रेड में टर्न कर दिया एसिटिक, रेड को ब्लू में टर्न कर दिया दैट इज बेसिक, तो ये लिटमस पेपर का काम है। हल्दी किस तरीके से काम करती है, तो हल्दी जो टर्मरिक जूस है, इसको जब आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हो तो ये येलो कलर का हो जाता है, जबकि आप बेसिक सॉल्यूशन में अगर इसको डालते हो तो ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। तो ये होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। अब बात ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जैसे आपके ब्रेन या आपके नोज में ऑल फैक्ट्री, जैसे ब्रेन में होता है ऑल फैक्ट्री लोब होता है, आपके जो नोज है उसमें ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स होता है। तो वो ये जो इंडिकेटर्स होते हैं, ये खुशबू से बता देते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो ऐसे इंडिकेटर्स को कहा जाता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। जैसे मैं वनीला की बात करूं या अनियन की बात करूं, तो ये क्या करते हैं, ये एसिड में अपनी जो ऑर्डर है उसको डिटेक्ट नहीं करते, जबकि बेस में जो इनका ऑर्डर है वो डिटेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होते हैं, मतलब डिफरेंट मिक्सचर होता है इंडिकेटर्स का, और वो बताते हैं H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी। ऐसे इंडिकेटर को आप कहते हो यूनिवर्सल इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जिन्हें लैब में बनाया जाता है, जैसे फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज। अब
फिनोफ्थलीन की बात करूं तो फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है, जबकि मिथाइल ऑरेंज की बात करूं तो मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है। अगर फिनोफ्थलीन को एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाए तो ये कलरलेस रहता है, जबकि बेस में डालने पर ये पिंक कलर का हो जाता है। और अगर मैं मिथाइल ऑरेंज की बात करूं तो मिथाइल ऑरेंज जो है एसिडिक सॉल्यूशन में डालने पर ये रेड कलर का हो जाता है, जबकि जो आपका बेस है उसमें ये येलो कलर का हो जाता है। तो ये कुछ इंडिकेटर्स थे जो हमें बताते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन या कौन सा कंपाउंड एसिडिक होगा, कौन बेसिक होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है सॉल्ट्स। सॉल्ट्स क्या होते हैं बेटा? सॉल्ट्स ऐसे आयनिक कंपाउंड होते हैं जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के दौरान बनते हैं, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के दौरान, यानी एसिड और बेस को मिलाकर जो बन रहा है आपका सॉल्ट इन वाटर, तो वो आपके सॉल्ट कहलाते हैं। अगर एसिड और बेस सेम पावर के हैं तो वो बनाते हैं न्यूट्रल सॉल्ट, लेकिन जिनमें एसिड ज्यादा स्ट्रांग होता है वो बनाता है एसिडिक सॉल्ट, और जिनमें बेस ज्यादा स्ट्रांग होता है वो बनाते हैं बेसिक सॉल्ट। तो इनको कहा जाता है सॉल्ट। सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं, तो इनका जो पीएच है वो हमेशा 7 होता है। और जैसे मैंने एसिडिक सॉल्यूशन की बात करी, अगर एसिडिक, उसमें एसिडिक जो सॉल्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है, जबकि बेसिक में जो है वो बेस ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो एसिडिक में जो पीएच है वो लेस देन 7 हो जाएगा, और बेसिक में जो पीएच है वो मोर देन 7 हो जाएगा। तो ये हो गया सॉल्ट। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड, जो कि आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि सम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड या सम इंपॉर्टेंट कॉमन सॉल्ट ऐसे कौन से हैं, उनका क्या यूजेस है और उनका फॉर्मूला क्या है। पहला आता है सॉल्ट आपका सोडियम क्लोराइड, देश का नमक। ठीक है, तो जो देश का नमक है यानी सोडियम क्लोराइड है, जिसे आप कॉमन और टेबल सॉल्ट भी कहते हो, तो ये एक सॉल्ट है। तो इसको बनाया कैसा जाता है, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है आपके पास क्लोर एल्कली प्रोसेस। यानी इसमें क्या होता है, आप सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का क्या करते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। अगर मैं इसके यूजेस की बात करूं तो देश का नमक है, खाने के काम आता है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सॉल्ट में, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2। इसको कैसे बनाया जाता है? इसको बनाया जाता है जब आप ड्राई स्लेट लाइन यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन का जब एक्शन करवाते हो तो आपको ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का क्या यूज है? ब्लीचिंग पाउडर को आप वाटर को क्लीन करने में, मॉस रिमूवर के लिए, वीट किलर्स के लिए यूज कर सकते हो। ब्लीचिंग पाउडर आप कॉटन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प, पेपर इंडस्ट्री, इसमें यूज किया जाता है। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो इसको इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है, नेक्स्ट सॉल्ट आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3। बेकिंग सोडा जो है ये भी आपका एक बाय प्रोडक्ट है जो क्लोर एल्कली प्रोसेस के थ्रू बनता है। और ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इसको आप कैसे बनाते हो, इसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, अमोनिया एंड सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन करवा दी, तो आपस में ये बना देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा एंड अमोनियम क्लोराइड। तो जो बेकिंग सोडा है ये फर्दर टूटकर आपको सोडियम कार्बोनेट दे देता है, जिसे आप क्या कहते हो, वॉशिंग सोडा। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा से आप वॉशिंग सोडा ब्रेक करके बना सकते हो। ठीक है, अब इसके बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा, देखो बेकिंग सोडा क्या होता है, आप खाने में यूज करते हो कि कुकिंग के टाइम पर, इसमें से क्या होती है बेटा, जो आपका CO2 गैस है ये रिलीज होती है। तो आपने कई बार देखा होगा केक में, कई जगह हम बेक करने के लिए यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि कोई भी जो आपका खाने का आइटम है वो थोड़ा सा स्पंजी प्लफी टाइप का हो जाता है, वो इसी के कारण, क्योंकि CO2 कुछ स्पेस वहां पर गैप कर देता है, तो ये आपका खाने के टाइम पे यूज होता है। और एंटासिड में आप यूज कर सकते हो बेकिंग सोडा को। ठीक है, उसके अलावा आप इसका टीथ व्हाइटनिंग इसके लिए यूज कर सकते हो। तो ये बेकिंग सोडा के यूजेस हो गए। फोर्थ आता है आपका वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3। इसको प्रिपेयर करते हो आप, कैसे प्रिपेयर करते हो, जब सोडियम हाइड्रोजन यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, यानी उसे हीट दिया जाता है, तो आपका सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर इन कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूटकर आपको मिल जाता है। इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि इसके जो मॉलिक्यूल है यानी सॉल्ट के जो मॉलिक्यूल है, जिसे वो वाटर के साथ अटैच होकर एक हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाते हैं, जिसे आप कहते हो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है,
इसका यूज कहाँ पर है? क्लीनिंग क्लोथ्स यानी कपड़ों को धोने में, डिटर्जेंट केक या पाउडर बनाने में इसको यूज किया जाता है। अगर वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना है तो आप इसका यूज करते हो। ग्लास और पेपर इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने कभी देखा होगा, जो हम प्लास्टर लगाते हैं उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है? जब आप जिप्सम को हीट करते हो 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये क्या करता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस और जो डेड मॉलिक्यूल है वाटर के वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला याद रखिएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसके आपने देखा होगा कि बहुत सारी मूर्तियां बनाने के काम भी प्लास्टर ऑफ पेरिस को लाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज्ड इन द मेकिंग कार्स एंड पैटर्न ऑफ द मोल्ड्स एंड स्टैचू, यूज्ड इन द सीमेंट एंड ऑर्नामेंटल casting and for the making decorative materials, used as a fireproofing material and for making chalks। तो इन सब चीजों में इन प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। और हमने कवर किया है इस चैप्टर को एक बहुत ही कम टाइम में, क्योंकि टाइम वाकई में हमारे पास कम रह गया एग्जाम्स के लिए, क्योंकि एग्जाम्स भी आपके आ गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, what lies behind you and what lies in front of you pale in comparison to what lies inside of you। यानी आपके आगे क्या है, आपके पीछे क्या है, कितनी कितनी डिफिकल्टीज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर क्या है, आपने कितनी ऑनेस्टी के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट की है, आपने कितनी ऑनेस्टी के साथ पढ़ा है, वो मैटर करता है। तो ध्यान रखिएगा, जितनी ऑनेस्टी से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे उतनी ऑनेस्टी से आपके मार्क्स भी अच्छे आते जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और आपकी जर्नी के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं हैं, और इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा। थैंक यू ऑल।